ये एक एक्सीडेंटल केस है जिसके अंदर पेशेंट के फैमिली मेंबर का मेरे पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि उनका दांत गिर गया है और उनके एक्सीडेंट होने की वजह से ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मैंने कहा अगर वो आपको दांत मिल जाता है तो आप उसको लेकर कच्चे दूध में डाल लीजिए और मेरे पास पेशेंट को इमिडिएटली ले आइए। क्या होता है ना कि कच्चे दूध में अगर हम दांत को डाल लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में दांत के नॉन वाइटल होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन के अंदर जो टूथ है उसको क्राउन से पकड़ना होता है ना कि रूट से। तो मैंने उस पर्सन को इंस्ट्रक्ट किया कि आप इस तरीके से इसको प्रिजर्व करके मेरे पास ले आइए और मैं ट्राई करता हूँ कि हम इसको वापस से री इम्प्लांट कर सके। तो जब पेशेंट को मेरे पास लाया गया तो पेशेंट की कंडीशन कुछ ऐसी थी, ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और हर जगह पर ब्लड लगा हुआ था। तो सबसे पहले हमारा यही काम था कि पहले इस ब्लड को स्टॉप करो, पेशेंट है उसके फेस को क्लीन करो। उसके बाद जो दांत निकला था वो मैंने देखा वो पूरी तरीके से निकल चुका था, यानी कि दांत का कोई टुकड़ा अंदर नहीं था। साथ में जब मैंने सॉकेट को एवेल्युएट किया तो ये देखने को मिला कि वहां पर किसी भी टाइप का फ्रैक्चर नहीं है। ऐसी कंडीशन में फ्रैक्चर्स का होना बहुत ही आम बात है, लेकिन पेशेंट का थैंक गॉड ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पेशेंट का किसी भी टाइप का फ्रैक्चर नहीं हुआ था। तो हमने सॉकेट को एवेल्युएट किया, मैंने एक्सरे शूट किया तो एक्सरे में मैंने देखा कि किसी भी टाइप का बोन फ्रेगमेंट भी नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कोई हड्डी टूट के अंदर सॉकेट के अंदर रह गई हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पर हमने सिंपली जो सॉकेट था उसको क्लीन किया। पहले हमने सॉकेट को सलाइन से क्लीन किया एंड देन उसके बाद हमने इसको बीटाडिन से क्लीन किया। अब बीटाडिन से क्लीन करने से क्या है, अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई डेब्रीज है अंदर तो वो बाहर आ जाएगी और फिर अगेन उसको दोबारा सलाइन से हमने क्लीन किया। अब लास्ट जो इरिगेशन होता है वो हमेशा सलाइन से ही करते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर बीटाडिन के रेमनेंट्स अंदर रह जाते हैं तो वो हीलिंग के अंदर हैम्पर करते हैं, ऐसा लिटरेचर स्टडीज कहती है। जो इरिगेशन होता है वो हम मल्टीपल टाइम्स करते हैं ताकि किसी भी टाइप की डेब्रीज अंदर रह ना जाए, क्योंकि एक बार अगर कोई डेब्रीज रह गई तो उससे खतरा ये है कि एक तो पेशेंट का जो हम री इम्प्लांट करने वाले हैं टूथ वो फेल हो जाएगा। दूसरी चीज, पेशेंट को सेप्सिस के चांसेस है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो ये मेक श्योर करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि किसी भी टाइप का मिट्टी या फिर किसी भी टाइप का पार्टिकल, क्योंकि आप सोचिए अगर कोई पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराया होगा, तो कई बार ऑब्जेक्ट के टकराने से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मुंह के अंदर चले जाते हैं या फिर सॉकेट के अंदर चले जाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। कुल मिला के हमारा काम यही रहता है उसको चेक करने का। जब ये सारा सॉकेट क्लीन हो चुका था तब हमने पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर टूथ को प्लेस करना है। तो उस साइट को मैंने सुन कर दिया ताकि जब मैं ये चीज करूँ तो पेशेंट को किसी टाइप का पेन फील ना हो। हालांकि प्राइमरी पेन किलर्स तो हमने पेशेंट को आते ही दे दी थी, क्योंकि कोई एक्सीडेंट से होके आया है तो उसको पेन तो होता ही है, तो ताकि उनका जो प्राइमरी पेन है वो सबसाइड हो जाए, इसलिए उन्होंने पेन किलर्स खा रखी हैं अभी। और अभी आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने उनके फैमिली मेंबर्स को कहा था कि आप जो टूथ है उसको कच्चे दूध में या रॉ मिल्क में लेके आइए डाल के, ताकि वो डेड ना हो। तो मैंने उसको निकाला और फिर उसके बाद उसको सलाइन से इरिगेट किया। अब इस कंडीशन में भी जब हम टूथ को होल्ड करते हैं तो उसको हम क्राउन से ही होल्ड करते हैं, क्योंकि रूट पे फाइबर्स होते हैं, अगर हम उसको टच करेंगे तो हो सकता है वो डेड हो जाए। हालांकि काफी ज्यादा हद तक तो ये डेड हो ही चुका है, लेकिन फिर भी हम क्यों अपने प्रोटोकॉल से पीछे हटे, हम अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसा बुक्स कहती हैं कि आप क्राउन पोर्शन से उसको होल्ड करिए, तो मैंने उसको थॉरली क्लीन किया सलाइन से, क्योंकि इसके ऊपर भी डस्ट होगी, कहीं पे गिरा था और कोई उठा के इसको लाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं से कंटामिनेशन तो इसमें भी हुआ ही है। तो हमने इसको सलाइन से बिल्कुल अच्छे से क्लीन किया ताकि किसी भी टाइप का डेब्रीज या किसी भी टाइप का पार्टिकल इस पे रह ना जाए। जब सेटिस्फैक्ट्री हमें लगा कि हाँ हम इसको अच्छे से क्लीन कर चुके हैं, देन हमने इस टूथ को अगेन उस सॉकेट के अंदर प्लेस कर दिया प्रेशर के साथ। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको गम लाइन जो है, यानी जो मसूड़े हैं वो आपको रिसेशन में देखने को मिलेंगे, गम लाइन थोड़ी नीचे चली गई है। टूथ प्लेस करने के बाद मुझे ऐसा लगा हो सकता है और अंदर जाए, लेकिन फिर मैंने पास वाले टूथ से कंपेयर किया तो ये बिल्कुल बराबर बैठ रहा था। तब मैंने इनके फैमिली मेंबर से पूछा कि ये दांत पहले से ही ऐसा था,
हाँ। ऐसा ही था बिल्कुल? हाथ नहीं लगाना, ऐसा ही था ना? हाँ। आधी रूट जड़ निकली हुई थी इसके बाद? ठीक है, ओके। यानी ये आधा मतलब गम लाइन की ऊपर जा चुकी थी, पहले से ही ऐसी थी, तो उनके फैमिली मेंबर्स ने कहा हाँ ये ऑलरेडी ऐसा ही था पहले। फिर मैंने पेशेंट को प्लेस करने के बाद देखा, देखो ये फाइनली हम इसको इस पोजीशन में लेके आए हैं। ये ठीक है, क्योंकि जब मैंने इस टूथ को फिट किया था तो ये बिल्कुल स्नैप फिट हो गया था। ऐसा नहीं कि हम किसी खाली जगह में, जो उस जगह उसके लिए ही थी, ऐसे हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते तो स्नैप फिट हो जाता है जाके, बिल्कुल ये उसी तरीके से जाके फिट हो गया था और इससे अंदर ये जा नहीं रहा था। तो पेशेंट ने भी वेरीफाई किया कि हाँ उसका दांत पहले से ही ऐसा था, और फिर हमने भी इसको प्लेस करके एंड देन एक्सरे शूट किया। एक्सरे में हमें देखा कि किसी भी टाइप का गैप नहीं है अंदर, सब बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में जाके टूथ सीट हुआ है। तो फिर अब हमारा काम था इसको इसी जगह पर होल्ड करना। तो इसको फिर हमने स्प्लिंट किया, यानी कि आसपास वाले दांतों से सपोर्ट लेके इसको वहीं पे ही रोक दिया। अब हो सकता है कि हम स्प्लिंट अंदर से भी कर सकते थे, है ना, दांत के अंदर की तरफ से भी हम ये कर सकते थे, लेकिन हमने बाहर से करना ही सही समझा। बिकॉज पेशेंट के जो नीचे वाले दांत है ना, अगर आप देखेंगे तो वो फ्लेयर्ड है, तो वो जाके बार बार उस स्प्लिंट पे टच होते और उस जो वायर है उसको हैम्पर करते बार बार। तो इसलिए हमने अंदर की तरफ स्प्लिंट लगाने की बजाय सामने की तरफ स्प्लिंट लगाया, ताकि वो उसको अच्छे से टूथ को होल्ड करके रख सके। और थोड़े दिनों बाद तो हम इसको हटाने ही वाले हैं। तो जब हमने स्प्लिंट दिया उसके बाद हमने पेशेंट को घर भेज दिया, साथ में पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स का जो डोज है वो भी 3 दिन तक चला। उसके बाद हमने पेशेंट को बुलाया और पेशेंट की रूट कैनाल करी। इस टूथ में रूट कैनाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जो पल्प है वो नॉन वाइटल हो चुका है, तो हमें इसकी रूट कैनाल करनी चाहिए, नहीं तो ये पेशेंट को पेन करेगा। तो हमने पेशेंट की इस टूथ की रूट कैनाल भी कर दी और उसके बाद हमने स्प्लिंट को रिमूव कर दिया आफ्टर 15 डेज, और पेशेंट का ये टूथ स्टेबल हो गया। देखो, हालांकि इस टूथ का जो प्रोग्नोसिस है, ये कितना चलेगा, ये बहुत कम है। रीजन क्योंकि ऑलरेडी रिसेशन हो चुका है, गम लाइन नीचे जा चुकी है, ये दांत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी जितना हो सके हमारी कोशिश यही थी कि हम ओरिजिनल टूथ स्ट्रक्चर को बचाएं, और हमने कोशिश भी करी। अब ये जितने साल चला, 2 साल 4 साल, वो पेशेंट की अपनी किस्मत है, लेकिन एट दैट टाइम बिंग ये चीज ठीक हो चुकी थी। सो उम्मीद है वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। दिस इज डॉक्टर सुनील, साइनिंग ऑफ।